अध्याय 11 आधारिक संरचना। आधारिक संरचना आधारिक संरचना आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है। आर्थिक परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक परिवर्तन लाते हैं उन सभी तत्वों से है। जैसे आर्थिक परिवर्तन लाने वाले तत्व क्या हैं? शक्ति यानी बिजली, परिवहन, संचार, जो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में यानी देश का विकास करने के लिए आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में सहयोगी व्यवस्था का कार्य करती हैं, जो सहयोगी व्यवस्था का कार्य करती हैं। तो आधारिक संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है जिसके अंदर शक्ति, परिवहन तथा संचार, जो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में सहयोगी व्यवस्था के रूप में कार्य करती हैं। ये आर्थिक आधारित संरचना है। फिर सामाजिक आधारित संरचना से अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के उन मूल तत्वों से है जो किसी देश के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए सहयोगी व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक आधारित संरचना से अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के उन मूल तत्वों से है जो किसी देश के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए सहयोगी व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दो प्रकार की आधारित संरचना, एक आर्थिक आधारित संरचना और एक सामाजिक। आर्थिक आधारित संरचना के अंदर शक्ति, परिवहन, संचार आदि को सम्मिलित किया जाता है और वहीं सामाजिक आधारित संरचना के अंदर के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम आदि को सम्मिलित किया जाता है। और ये दो के दोनों आधारित संरचना एक देश का आर्थिक समृद्धि प्रक्रिया के लिए, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समृद्धि प्रक्रिया के लिए सहायक के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधारिक संरचना एवं विकास यानी आधारिक संरचना से विकास कैसे होता है? आधारिक संरचना एवं विकास बढ़ते हैं। आधारिक संरचना उत्पादकता को प्रभावित करती है, यानी आधारिक संरचना से उत्पादन का स्तर क्या होता है? प्रभावित होता है। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर देखें। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सोचिए आधारिक संरचना के रूप में सिंचाई के साधन अगर ना हो तो क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि में उत्पादन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बिना सिंचाई सुविधाओं के कृषि क्षेत्र में उत्पादन नहीं किया जा सकता। बिना सिंचाई सुविधाओं के कृषि क्षेत्र में उत्पादन नहीं किया जा सकता है। यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र के अंदर सोचिए बिजली की व्यवस्था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, शक्ति की व्यवस्था नहीं है। अब शक्ति की यानी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था अगर नहीं है, यानी आधारिक संरचना के रूप में बिजली नहीं है, तो क्या द्वितीय क्षेत्र इतनी सारी उत्पादन गतिविधि चल रही है, क्या वो सारी उत्पादन गतिविधि चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। बिना बिजली के यानी बिना बिजली आधारित संरचना के द्वितीय क्षेत्र चल पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवाएँ, जिसके अंदर ले लेते हैं यातायात की सेवा या फिर संचार की सेवा। अब सोचिए यातायात की तृतीय क्षेत्र के अंदर यातायात की सेवा नहीं है या फिर संचार की सेवा नहीं है, तो बिना संचार की सेवा के या बिना यातायात की सेवा के तृतीय क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी इन तीन के तीनों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीन के आधुनिक समय में तीन के तीनों क्षेत्र पूरी तरीके से आधारिक संरचना पर निर्भर है। बिना आधारिक संरचना के तीन के तीनों क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में इसमें आधारिक संरचना उत्पादकता को प्रभावित कर रही है, यानी तीन के तीनों क्षेत्रों में आधारिक संरचना के द्वारा ही उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है। यदि आपके देश की आधारिक संरचना मजबूत है तो निवेश क्या होता है? प्रेरित होता है। यानी लोग अधिक से अधिक क्या करते हैं? निवेश करते हैं। निवेश से रोजगार बढ़ता है, रोजगार से आय बढ़ती है, बेरोजगारी दूर होती है। तो आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है। आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है। आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है। यदि आपके देश की आधारिक संरचना मजबूत है तो आधारिक संरचना से अधिक लोग क्या करते हैं? निवेश करते हैं, जिससे निवेश से रोजगार का अवसर बढ़ता है। आधारिक संरचना निवेश को प्रेरित करती है। राजमार्गों के एक विकसित नेटवर्क ने देश के सभी भागों में निवेश को प्रेरित किया है। यानी आधारिक संरचना जैसे कि राजमार्ग है, रोड विकसित हो जाने के कारण लोगों ने अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया है? निवेश किया। अगला पॉइंट आता है आधारिक संरचना उत्पादन में संयोजन उत्पन्न करती है। आधारिक संरचना उत्पादन में संयोजन उत्पन्न करते हैं। संयोजन का मतलब ये है कि हर एक आधारिक संरचना एक दूसरे से जुड़ा, जैसे यातायात संचार से जुड़ा हुआ है,
संचार, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। हर एक आधारित संरचना, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक आधारित संरचना हो, हर एक आधारित संरचना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यातायात और संचार के विकसित साधन, ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत एवं सुदृढ़ बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था की उपलब्धता अर्थव्यवस्था में अंतर औद्योगिक संयोजन का वातावरण उत्पन्न करता है। यानी यातायात का जो साधन है, संचार का जो साधन है, बैंकिंग व्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था के अंदर एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आने जाने, वस्तुओं और सेवाओं को लाने ले जाने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में संयोजन उत्पन्न करता है, हेल्प करता है। आधारिक संरचना बाजार के आकार को बढ़ावा देती है। यदि आपके देश की आधारिक संरचना मजबूत है तो आपके बाजार का आकार बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज लेकर के आए थे रेलवे किस लिए लेकर के आए? ताकि उनके बाजार के आकार को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। यानी यातायात का साधन अगर आपके यहाँ उपलब्ध है तो आपके बाजार का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आधारित संरचना बाजार के आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है यातायात के साधन द्वारा। आधारित संरचना कार्य करने की दक्षता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। यहाँ पर शिक्षा की बात की जा रही है। शिक्षा आधारित संरचना, यदि आप शिक्षित हैं, कार्य करने के लायक हैं, कुशल हैं, तो आपके कार्य करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा अधिक होगी। यानी शिक्षा पर किया गया है आधारित संरचना को, और आधारित संरचना को कार्य करने की दक्षता और भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आधारित संरचना एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देती है। आधारित संरचना एफडीआई को बढ़ावा देती है। यदि आपके देश की आधारित संरचना मजबूत है, समृद्धि है, सारी आधारित संरचना उपलब्ध हैं, तो इससे आपके देश की विदेशी प्रत्यक्ष यानी विदेशी कंपनियां देश में आकर्षित होंगी और अधिक से अधिक क्या करेंगे, निवेश करेंगे। ये आधारित संरचना एफडीआई को बढ़ावा देती है। तो ये हमने पढ़ा आधारित संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पर। आधारित संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आधारित संरचना उत्पादकता को बढ़ावा देती है, प्रभावित करती है। आधारित संरचना निवेश को प्रेरित करती है। आधारित संरचना उत्पादन में संयोजन उत्पन्न करती है। आधारित संरचना बाजार के आकार को बढ़ावा देती है, बढ़ाती है। आधारित संरचना कार्य करने की दक्षता को बढ़ावा देती है और आधारित संरचना से एफडीआई को बढ़ावा मिलता है। अगले हेडिंग पढ़ते हैं स्वास्थ्य आधारित संरचना के अंदर आता है स्वास्थ्य। ये सामाजिक आधारित संरचना का एक घटक है। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की अवस्था है। स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की अवस्था है। किसी भी व्यक्ति के काम करने की योग्यता एवं क्षमता किसी भी व्यक्ति के काम करने की योग्यता एवं क्षमता काफ़ी हद तक उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य सही होगा तो वो सही से काम करेगा। तो किसी व्यक्ति के काम करने की योग्यता एवं क्षमता काफ़ी हद तक उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अच्छे स्वास्थ्य से अभिप्राय। अच्छा स्वास्थ्य क्या है? अच्छे स्वास्थ्य से अभिप्राय कठिन कार्यों को संभालने की कुशलता। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आप कठिन कार्य को आसानी से संभाल सकते हैं। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि यानी उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि होगी आपके। मानसिक योग्यता में वृद्धि यानी दिमाग में वृद्धि यानी मानसिक योग्यता यानी मानसिक रूप से आप सही होंगे। ये अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है कठिन कार्यों को संभालने की कुशलता होगी, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी, मानसिक योग्यता में वृद्धि होगी। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। क्या हुआ? स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक मात्रा में विकास हुआ स्वतंत्रता के बाद। भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का स्वतंत्रता के बाद काफ़ी अधिक मात्रा में विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर में भारी मात्रा में कमी आई है। 1951 में मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार थी। 1000 में से 27 मर जाते थे, लेकिन वर्तमान में ये काफ़ी ज़्यादा कम हो करके तकरीब 6 प्रति हज़ार हो गई है। यानी मृत्यु दर में कमी आई। शिशु मृत्यु दर में कमी आई। शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। यानी जब देश आज़ाद होता उस समय शिशु मृत्यु दर 1000 में से 218 के करीब बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान में कम होकर के मात्र 27 प्रति हज़ार हो गई है। तो शिशु मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। उस समय की जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, लेकिन 32 वर्ष थी। लोग औसतन 32 साल तक क्या करते थे, जीवित रहते थे। औसतन
36 साल तक जीवित रहते थे, लेकिन वर्तमान में बढ़ करके तकरीब 70 वर्ष हो गई है। 70 वर्ष हो गई, जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष हो गई है। जीवन प्रत्याशा में काफ़ी अधिक मात्रा में सुधार आया। जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण पाया गया। बहुत सारी जानलेवा बीमारियां जो पहले थी जिन पर काबू नहीं था, अब जानलेवा बीमारियों पर क्या किया गया, नियंत्रण पाया गया है, जिसके अंदर मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक जैसी बीमारियों पर क्या किया है, कंट्रोल किया गया है। जानलेवा बीमारियों पर कंट्रोल पाया गया। बच्चों की मृत्यु दर में कमी, बच्चों की मृत्यु दर में भी काफ़ी अधिक मात्रा में क्या आई है, कमी आई है। 1960 में मृत्यु दर 248 प्रति हज़ार थी बच्चों की मृत्यु दर। बच्चे क्या होते हैं, 1 साल से लेकर के 4 साल तक की उम्र के बच्चे, 1000 में से 248 बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। लेकिन वर्तमान में मृत्यु दर में काफ़ी अधिक मात्रा में क्या आई है, कमी आई है। ये बहुत ही क्या हो गई है, कम हो गई है, तकरीब 30 प्रति हज़ार हो गई है। तो बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई। तो हमने सीखा स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, मृत्यु दर में कमी आई, मृत्यु दर में कमी आई, शिशु मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण पाया, बच्चों की मृत्यु दर में काफ़ी अधिक मात्रा में कमी आई। स्वास्थ्य एक उभरती हुई चुनौती। भारत में अभी भी स्वास्थ्य एक उभरती हुई चुनौती है। कैसे? स्वास्थ्य एक उभरती हुई चुनौती। स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण। भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका वितरण कैसा है, असमान। असमान होने का मतलब ये है देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का बंटवारा बहुत ही असमान है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दूर दूर हॉस्पिटल नहीं नजर आते, या हॉस्पिटल होते हैं तो डॉक्टर नहीं होते हैं, और शहरी क्षेत्रों के अंदर सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अच्छी हैं। संक्रामक बीमारियाँ, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ अभी भी समाज के अंदर हैं, जैसे एड्स, HIV, सारस जैसी बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं जो गंभीर खतरा बनी हुई हैं। अभी भी इन बीमारियों का इलाज नहीं पाया गया। निकृष्ट प्रबंधन, निकृष्ट मतलब घटिया प्रबंधन। स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारी तथा स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या के बीच बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हॉस्पिटल है, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर नहीं होते, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं उपलब्ध पाते, तो इनका प्रबंधन क्या है, निकृष्ट है। निजीकरण है, निजीकरण एक गंभीर समस्या है। निजीकरण, हॉस्पिटल्स के जो अस्पताल है उनका निजीकरण होता जा रहा है, और निजीकरण काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाना बहुत ही क्या होता है, महंगा होता है। स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में सरकार धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों का स्थान तेज़ी से बढ़ रहे, निजी अस्पताल ले रहे हैं। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर महंगी होती जा रही हैं। ये भी एक समस्या है। घटिया रखरखाव, घटिया रखरखाव। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का रखरखाव बहुत ही घटिया दर्जे का है। जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनका रखरखाव जो होता है बहुत ही घटिया दर्जे का होता है, घटिया दर्जे का होता है। निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालों में गुणात्मक अंतर इतना अधिक हो गया, यानी निजी हॉस्पिटल के अंदर फीस ज़्यादा लगती है, वहाँ पर साफ़ सफाई का स्तर ज़्यादा होता है, लेकिन शहरी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर रखरखाव बहुत ही खराब है, घटिया सफाई का स्तर। रिहायशी तथा काम करने वाले स्थानों व संस्थागत क्षेत्रों में इर्द गिर्द स्वच्छता नहीं होती है। अब सफाई का स्तर बहुत ही घटिया है। भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सफाई का स्तर अति निम्न है, बहुत ही निम्न है, बहुत ही घटिया का स्तर है। कूड़ा कचरा इन सब का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे के सारी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य एक उभरती हुई चुनौती, स्वास्थ्य एक उभरती हुई चुनौती। तो इसके अंदर चुनौतियां क्या हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण, संक्रामक बीमारियां, निकृष्ट प्रबंधन, निजीकरण, घटिया रखरखाव और साफ सफाई का स्तर।